नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग देख रहे थे यहाँ पर शिक्षण विधियां। ये शिक्षण विधियां आपको सेकंड ग्रेड में रीट के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में ही काम आ रही है और बहुत अच्छे मतलब ये क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं और आप लोग देख रहे हो, ये अच्छी बात है। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 51 नंबर के प्रश्न से देखने वाले हैं। यहाँ से 51 नंबर का जो प्रश्न है बहुत तगड़ा प्रश्न 2019 में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? निम्न में से किस विधि द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति में विद्यार्थियों को प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना के द्वारा, कहानी लेखन के द्वारा, चित्र निर्माण के द्वारा। तो यहां पर ये कह रहा है कि किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब तो ये होता है कि आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप भी आंसर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तरी के द्वारा। तो मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है प्रश्न उत्तरी के द्वारा। तो 100% राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो वो तो व्याख्या प्रणाली है भैया। कौन सी प्रणाली है? व्याख्या प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, शब्दार्थ व्यास प्रणाली भी इसको हम लोग कह सकते हैं। किस विधि प्रणाली में शिक्षक जो है कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो उसे कहेंगे व्यास प्रणाली या व्यास विधि। अगला प्रश्न आता है 53 नंबर का प्रश्न है। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्न उत्तर के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, तुलना के द्वारा और समीक्षा के द्वारा। तो खंडान्वय प्रणाली में किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न उत्तर के द्वारा जो है भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला 54 नंबर का प्रश्न है। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। तो याद रखना, भाषा संसर्ग जो प्रणाली है उसमें विशेष महत्व दिया जाता है सैद्धांतिक स्तर पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवन शैली पर या नियमों पर। किस पे दिया जाता है? व्यवहारिक ज्ञान पर दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग प्रणाली में जो विशेष महत्व दिया जाता है वो व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन, सुनकर के लिखने विधि का जो उद्देश्य इनमें से नहीं है, लेखन गति का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, एकाग्र चित्ता का विकास करना, शुद्ध और स्पष्ट लेखन का विकास करना। तो यहां पर सुनकर के लिखने के लिए जो उद्देश्य नहीं होगा, देखो लेखन गति का तो हो जाएगा विकास, एकाग्र चित्ता का भी होगा क्योंकि आप सुनोगे तो बिल्कुल चुपचाप एकाग्र रहना पसंद करोगे, शुद्ध और स्पष्ट लिखने का विकास भी आपका होगा। लेकिन वाचन गति का कैसे होगा? क्योंकि आप बोल थोड़ी रहे हो, उसमें तो सुन और लिख रहे हो, केवल सुन रहे हो और लिख रहे हो, तो वाचन गति का तो इसमें कोई विकास होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला उद्देश्य नहीं है, तो जो नहीं है उसी को आंसर में हम जोड़ देंगे। चले, यहां तक हो गया होगा। अगला प्रश्न आता है अपना यहां पर 56 नंबर का प्रश्न है। देखो 56 नंबर का जो प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इनको 100% आपको देखना है। चलिए 56 नंबर का प्रश्न है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती हैं। इकाई विधि का ये कथन किसका है? ये थॉमस एम रिस्क का कथन है भैया, याद रखना। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता, संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती हैं। उसे क्या? इकाई विधि का ये कथन है, थॉमस एम रिस्क का कथन है और ये कथन आ भी सकता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर में 2019 में आया हुआ प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना। 57 नंबर का प्रश्न है। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिसका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है भाषा संसर्ग विधि के संबंध में। याद रखना, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो
तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाए जिनका भाषा पर अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? भाषा संसर्ग शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न आता है यहां पर, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? सम्मेलन और गोष्ठियां, याद रखना इसको भैया, बहुत तगड़ा प्रश्न है। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र इनमें से नहीं है, तो सम्मेलन व गोष्ठियां, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं और विदेशी भाषा शिक्षण। तो इसमें प्राथमिक कक्षाएं जो है द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। सम्मेलन और गोष्ठियां तो है, अनुवाद शिक्षण भी है, विदेशी भाषा शिक्षण भी है, लेकिन प्राथमिक कक्षाएं यहां पर कैसे द्विभाषी हो सकता है यार? नहीं हो सकता। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न है, समवाय प्रणाली शिक्षण, समवाय प्रणाली शिक्षण होता है, क्या होता है? सभी विषयों का समेकित ज्ञान करना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का भी ज्ञान करना। तो समवाय शिक्षण पद्धति का सबसे बेस्ट यही है साथियों। समवाय शिक्षण पद्धति होती क्या है कि गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान अगर कर दिया जाए तो वो समवाय शिक्षण पद्धति होती है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए 59 नंबर के प्रश्न पर हम चलते हैं। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, तो शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों और दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। अगला आता है, साक्ष्य अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है और भाषा शिक्षण यंत्र विधि में शीतावाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बाकी तीनों सही है, लेकिन सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि साक्ष्य अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये गलत बात है, वो स्वयं नहीं बनाता है। चलिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्न बहुत जबरदस्त आते हैं भैया। तो निम्न में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्न उत्तर विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग विधि इनमें रचना शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। 61 नंबर का प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक को खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है तो वह होती है अप्रत्यक्ष विधि अर्थात प्रोक्ष विधि, जिसको हम लोग कहते हैं। 63 नंबर का पठन आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी होती है? जब पठन आरंभ की योग्यता, जब पठन करने की योग्यता विकसित की जाती है तो उसके लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी होती है? अनुकरण विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि। कौन सी होती है? देखो और कहो विधि होती है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? शिक्षण की जो सबसे प्राचीन विधि है, व्याख्यान विधि, हर्बटीय विधि, दृष्टांत विधि और प्रश्नोत्तर विधि। सबसे प्राचीन विधि तो भैया आज भी प्रचलित है और आज भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है लैंग्वेज को, तो व्याख्यान विधि सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। तो ये थे हमारे 64 प्रश्न और आगे देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न। तो 65 नंबर का प्रश्न ये रहा, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। रसास्वादन विधि का जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा इसको देखा जाता है। रसास्वादन विधि यानी कि हम लोग जो है किसी कविता को वगैरह को पढ़ते हैं तो एक साथ सस्वर में पढ़ते हैं तो वहां लगता है कि मजा आ रहा है। तो यही चीज है, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोग होता है, वो होता है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 66 नंबर का, रसास्वादन विधि आधारित है, अर्थ पर आधारित है, भाव पर आधारित है, कला पर आधारित है और रस पर आधारित है। तो ये तो सिंपल सी बात है, रसास्वादन विधि किस पर आधारित है? रस पर आधारित है। अगला प्रश्न आता है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखना, बहुत प्यारा प्रश्न है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व
लेखन की शिक्षा का प्रचलन या प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बहुत प्यारा प्रश्न है, मोंटेसरी के द्वारा किया गया था। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन यानी कि बोलने से पहले लिखने को प्राथमिकता देती है कौन? मोंटेसरी। तो इसको याद रखना भैया, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो जो कौशल है, 4 कौशल हमारे होते हैं, उनमें से ये सबसे पहले क्या है कि लिखने से पहले, वाचन से पूर्व लिखने को देती है, ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न है, छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? छात्र में रटने की जो प्रवृत्ति है वो किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, दृष्टांत विधि से और व्याख्या विधि से। तो व्याख्या विधि से अगर आप जो है शिक्षा दोगे बच्चे को, तो वहां पर रटने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना। 69 नंबर का प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती हैं जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? वो तो भाषा संसर्ग विधि ही भैया। अभी ऐसा प्रश्न हमने पहले भी देखा था और बहुत प्यारा प्रश्न है, इसे याद रखना। एक बार फिर बोल देता हूं, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है जिससे वो भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? वो है भाषा संसर्ग विधि। अगला प्रश्न आता है, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी शिक्षण पद्धति जो हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है? वो है प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, हर्बटीय विधि, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जानी जाती है, सभी बेस्ट है। प्रदर्शन विधि देख करके हम लोग सिखाते हैं, आगमन निगमन विधि, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, दोनों में तरीका इसमें अपनाया जाता है और हर्बटीय विधि भी इसमें ली जाती है। तो ये सभी जो है सही है, ठीक है। तो अब देखिए 71 नंबर का प्रश्न आता है। 71 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। 71 नंबर का प्रश्न है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन। तो इसमें सबसे ज्यादा मौन वाचन को महत्व देंगे। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण, जहां पर भी अर्थ ग्रहण आ जाएगा ना, उसके लिए सबसे बेस्ट वाचन होता है मौन वाचन। इसका ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अगला आता है यहां पर 72 नंबर का, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो देखो मौन वाचन, अभी अभी वो कह रहा है अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन सबसे बेस्ट है, तो मौन वाचन है। तो यहां पर भी वही बात है, वो पूछ रहा है। अब पहले वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से उसने अब ऑप्शन बना दिए। देखो यहां पर मौन वाचन का उद्देश्य, जो पहले आंसर था वो क्वेश्चन बन गया। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अर्थ ग्रहण और तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। यह सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आता ही आता है हिंदी की शिक्षण विधियों में, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे फिर आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बेस्ट है और यह श्रृंखला आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थ ग्रहण, तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना, ठीक है। वर्णों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना। भैया ये तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन आएगा इसमें। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली। तो देखो रंगमंच में भी होता है, वैसे तो ये उपयुक्त रहती है, संवाद आपस में हो सकता है रंगमंच पे भी, लेकिन ये कह रहा है प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर तो कक्षा में ही अभिनय कर लिया जाए, कक्षा में ही नाटक जैसी फीलिंग ले ली जाए, तो वो बेस्ट होती है। 74 नंबर का प्रश्न है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है। कहां होता है प्रमुख उद्देश्य? तो याद रखना 74 नंबर का जो प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है। तो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य, कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का या फिर निबंध शिक्षण का। तो यहाँ पर भाषा तत्वों का या अधिक शब्दों का सीखना सब कुछ जो है गद्य शिक्षण में ही लिया जाता है।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? देखो, अब प्राथमिक स्तर पर कविता की कौन सी सबसे बेस्ट है? व्याख्या, तुलना, गीत और अभिनय। अब तो ये तो सभी बता देगा यार, गीत और अभिनय जो है इसमें बेस्ट प्रणाली मानी जाती है। तो 75 प्रश्न हो चुके हैं। 76 नंबर का 76 नंबर का प्रश्न आता है आपके लिए। यहां पर बेस्ट प्रश्न है भैया, बहुत एक नंबर प्रश्न है, सोच लेना। 76, वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? व्याख्या, तुलना, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ कथन प्रणाली। कौन सी होगी? शब्दार्थ कथन प्रणाली। याद रखना, वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? शब्दार्थ कथन प्रणाली उपयुक्त मानी जाएगी। अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है शिक्षक की क्रियाशीलता पर। भाषा नवीन पद्धतियों में, भाषा शिक्षण में शिक्षक की नवीन पद्धतियों पर बल दिया जाता है, शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की क्रियाशीलता पर। तो यहाँ पर तो दोनों पर ही दिया जाएगा, भाषा शिक्षण में जो है दोनों पर दिया जाएगा, बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। 78 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण की जो सूत्र विधि है वो हिंदी में किस भाषा से आई थी? वो संस्कृत भाषा से आई है भैया। 78 नंबर का प्रश्न जो है संस्कृत भाषा से। 79, सुकरात का शिक्षण आव्यूह क्या है? सुकरात का जो शिक्षण आव्यूह क्या है? प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन या व्याख्यान। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर ही होता है। ठीक है, सुकरात का शिक्षण, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि की बात करी है। आगे 80 नंबर का, योजना विधि का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? H.C. मॉरिसन को। यानी कि जो योजना विधि है उसमें जन्मदाता किसको माना जाता है? तो योजना विधि का जन्मदाता जो है जॉन डीवी को माना जाता है। याद रखना, ठीक है, योजना विधि का, प्रश्नोत्तर विधि, योजना विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, इन सभी को आपको ध्यान रखना है, इनके जन्मदाता कौन कौन हैं। ठीक है, तो योजना विधि का जन्मदाता जॉन डीवी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? व्याख्या विधि, दृष्टांत विधि, प्रदर्शन विधि और हरबटीय विधि। तो अच्छा वक्ता होना चाहिए तो वो सिंपल सी बात है, जैसे आप बता सकते हो व्याख्या विधि में अगर आप शिक्षा दे रहे हो तो आपको अच्छा वक्ता होना भी बहुत ही जरूरी है। तो 81 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए 82 नंबर के प्रश्न से। 82 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, नीरस विषय, नीरस विषय यानी कि जिसमें मजा नहीं आता, नीरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है व्याख्यान विधि से, कहानी विधि से, सूत्र विधि से और प्रदर्शन विधि से। तो कहानी विधि से ऐसा विषय जिसमें मजा नहीं आता है, नीरस है, उस विधि को भी रोचक बना करके प्रस्तुत किया जा सकता है, वो है कहानी विधि से। 83 नंबर का प्रश्न है, अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? वो अनुकरणात्मक विधि है। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? अनुकरणात्मक विधि। ठीक है, अगला प्रश्न 84 नंबर का प्रश्न है, दल शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है। दल शिक्षण विधि प्राथमिक कक्षाओं में तो हो नहीं सकती, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में और सभी कक्षाओं में। तो दल शिक्षण अधिकतर जो है उच्च कक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। 85 नंबर है, किसी भाषा को पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलना और सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है, यह कथन किसका है? किटसन का कथन है। किसका कथन है? किटसन का। अगला प्रश्न है 86 नंबर पर, बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? बिना रुके एक प्रवाह से पढ़ना
किस विधि से सिखाया जाता है, तो वो विधि होती है कहानी विधि। बिना रुके आप एक प्रवाह से केवल कहानी को ही पढ़ सकते हो, तो कहानी विधि इसमें बेस्ट मानी जाती है। 87 नंबर का प्रश्न है, जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा न उपयुक्त है, वह कौन सी शिक्षा है जो ब्रेल लिपि के द्वारा उपयुक्त नहीं है? दृष्टिहीन बालक, यानी उपयुक्त है। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा क्या है? उपयुक्त है। वो दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि से ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चलिए 88 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 88 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 88 नंबर का प्रश्न है, सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त रहेगा श्रुत लेखन, प्रतिलेखन, अनुलेखन और कहानी लेखन। तो सबसे ज्यादा होगा अनुलेखन। अगर आप बेस्ट सुंदर लिखना चाहते हो तो अनुलेखन, उसने लिखा है फिर उसको वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करोगे तो आपका बेस्ट लेखन हो जाएगा, तो वो होता है अनुलेखन। ठीक है, 89 का है, वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि कौन सी है? वर्ण की बनावट में सरल से कठिन की ओर जाना अपनाने वाली विधि कौन सी है? मोंटेसरी, पेस्टोलॉजी, जैक्टार्ट और रूपरेखा अनुकरण। तो ये विधि कौन सी सरल से कठिन की ओर अपनाने वाली? मोंटेसरी विधि है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पठन आरंभ में कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? चित्र विश्लेषण, शब्द विश्लेषण, ध्वनि विश्लेषण, अर्थ विश्लेषण। तो पठन आरंभ यानी कि जब पढ़ना सिखाओ तो सबसे पहले चित्र विश्लेषण वाली बात उसमें आनी चाहिए। 91 नंबर का प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति। तो मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु जो है किस पद्धति को अपनाया जाएगा? खेल पद्धति को अपनाया जाएगा भाई। 92 नंबर का प्रश्न है, इस विधि का संबंध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनियों से है। इस विधि का संबंध अक्षरों तथा ध्वनियों से है, तो विधि कौन सी है? अक्षर बोध विधि, देखो और कहो विधि, स्वर उच्चारण विधि, अनुकरण विधि। तो स्वर उच्चारित विधि जो है इसका अक्षर और शब्दों की ध्वनियों से है, तो स्वर उच्चारण विधि से है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 93 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यहां पर 93 नंबर का प्रश्न है, और 93 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति क्या है? मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, उपयुक्त सभी। तो सभी जो पद्धतियां हैं वो खेल विधि पर आधारित है। याद रखना, मोंटेसरी भी खेल विधि पर आधारित है, किंडरगार्टन भी और ह्यूरिस्टिक भी है, सभी खेल विधि पर आधारित हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा ही जो है बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसको याद भी रखना। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति यह है, मोंटेसरी, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक, तीनों ही खेल विधि पर आधारित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हमारा राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो अगले वीडियो में साथियों हम लोग जो है शिक्षण विधियों में भी अलग अलग विधियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण विधियों में जो अगला वीडियो आएगा वो आगमन विधि के ऊपर आएगा। कौन सी विधि के ऊपर? अब आगमन विधि के ऊपर हम सारे प्रश्न देख लेंगे। बताओ कहां से प्रश्न जाएगा? तो अगला वीडियो होगा तुम्हारे लिए आगमन विधि। तो कंटिन्यू देखते रहिए, अच्छा बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।